सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। फरवरी के महीने का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज़ भी हुआ है। स्टॉक मार्केट में कारोबार जब ख़त्म हुआ तो खासा इजाफा इसमें हमने देखा। 275 पॉइंट्स का आज इजाफा रहा। 62,250 पर ये इंडेक्स गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमने एक मौके पर देखा था कि 62,000 की सतह से भी ये नीचे आ गया था। गुज़िश्ता चंद रोज़ में खासा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला है, और जब इंटरेस्ट रेट में कोई कमी नहीं की गई तो उसका भी एक असर बहरहाल इस वक्त मार्केट पर मौजूद है। कफील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल जानेंगे कि आज कारोबार किस तरह से शुरू हुआ और इख्तिताम तक जो इजाफा हमने देखा है क्या ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा या नहीं। कफील, बताइएगा आज कारोबार की जो सूरत हाल रही उस पर ट्रेडर्स का क्या कहना है, और नए सरमायाकार अभी आ रहे हैं मार्केट में, जबकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चल रही है और एक सियासी माहौल बना हुआ है। जी कफील, आपको आवाज आ रही है? जी 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 कफील, बताइएगा आज क्या सूरत हाल रही मार्केट में कारोबार की। इंडेक्स में हमने देखा कि 275 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ये उतार चढ़ाव का सिलसिला इस पूरे हफ्ते से जारी है। देखें अरबाब, अगर हम बात करें तो इंतखाबात में जब छह दिन रह गए तो तमाम जो सरमायाकार हैं इस वक्त मोहतात रवैये जो है वो अख्तियार कर रहे हैं, और यही वजूहत है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट है वो खासा जो है वो इस पर बहुत ज्यादा इसलिए इस बात की चीज है नई गवर्नमेंट जो फॉर्म होगी इंतखाबात के बाद उसमें क्या मराहिल होंगे और तमाम चीजें हैं। तो यही आज वजूहत है। तो अगर हम बात करें इकदामी मराहिल की तो मार्केट में अगर देखा जाए तो 393 पॉइंट्स का इजाफा जो है वो मार्केट में रिकॉर्ड किया गया, और 62,390 के लेवल मार्केट जो है वो क्लोज होगी। तो हम जो हमारी बात हुई सरमायाकार उसको उनका यही कहना है कि इस वक्त जो नई इंतखाबात हैं एक अहम ऐसे मौके पर हो रहे हैं कि इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है वो भी खासी खराब है। तो ये तमाम सूरत हाल को देखना होगा, और दूसरी जानिब जो इस वक्त मुज़ाकराती अमल है IMF के साथ और दीगर तमाम चीजें इकॉनमी के लिहाज से तो उसको भी देखना होगा कि आया वो किस लेवल पर होती है इंतखाबात के बाद, और जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसको किन चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में जो तकरीबन 4 दिन रह गए तो उस वक्त मार्केट कैसी रहेगी ये भी एक मामला है, और उसके बाद देखना चाहेगा। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे। आज मार्केट में थोड़ा गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि 61,980 की सतह पर यह बंद हुई थी, 62,000 से भी नीचे थी, लेकिन आज बहरहाल थोड़ा बेहतर कारोबार और इंडेक्स देखा गया। जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हैं कैपिटल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। जफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। ये जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है ये अगले हफ्ते भी एक्सपेक्टेड रहेगा? ज़ाहिर है 8 फरवरी पोलिंग डे है, और उसके भी 2-4 रोज़ बाद तक, जब तक ये नई हुकूमत नहीं बन जाती, नई कैबिनेट नहीं आ जाती, क्या उस वक्त तक ये उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा और इंडेक्स फिर ये 62-63,000 के दरमियान ही रहेगा? जी बिल्कुल, आपने पूरे क्वेश्चन को अब मेरे आंसर के साथ ही चुका दिया है। दरअसल ये डायरेक्शन लेफ्ट रहेगी कमिंग वीक भी, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। फिर वर्किंग डेज भी देखे, 5 मंडे को 5 फरवरी को भी छुट्टी है, फिर इलेक्शन के डे भी छुट्टी है, तो ये भी मार्केट का मोमेंटम खराब करने में बहुत अच्छा काम करेगी। फिर ये जो अभी से इलेक्शन के ब्लडी होने का भी खतरा बढ़ रहा है, जो हमारी मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उसको डरा रहा है। आप देखें फॉरेन फंड्स की सेलिंग हम देख रहे हैं, जबकि रिटर्न्स और रिजल्ट्स और डिविडेंड्स और इतने बेहतरीन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में वो सेल ऑफ कर रहे हैं। तो कॉशियस अप्रोच नहीं, वो तो घंटियां बजा रहे हैं कि भाई अभी तो काम करना ही नहीं चाहिए, सेल ऑफ कर देना चाहिए। तो ये ही सिचुएशन आप वॉल्यूम्स में देख लें और वैल्यूज में देख लें कि रुपी टर्म में भी जो पर डे ट्रेडिंग का वॉल्यूम्स है वो बहुत श्रिंक हो रहे हैं बहुत तेजी से, जो काफी अलार्मिंग है। हमारे मार्केट में कम से कम 25 से 30 अरब रुपए का डेली अगर काम हो रुपी टर्म में, तो मार्केट को मैं एक हेल्दी साइन समझता हूँ। अच्छा, और जफर साहब, एक्सपेक्टेशन थी कि मॉनेटरी पॉलिसी का जब ऐलान होगा इंटरेस्ट रेट में कमी की जाएगी, लेकिन ज़ाहिर है उसको बरकरार रखा गया, उसमें कोई 1% की भी कमी नहीं की गई, तो इसके भी फिर कुछ मनफी असरात आने वाले दिनों में मार्केट पर रहेंगे? जी बिल्कुल, इससे पता चलता है। अभी भी देखिए इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, और इस पे वो तो क्या कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को तो आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे। 49%, 50% की बातें हो रही हैं। तो ये तो आप, और ये राइटिंग ऑन द वॉल है, सामने नजर आ रहा है कि कंज्यूमर आइटम्स में, फूड की आइटम्स में कमी हो ही नहीं रही, बल्कि बतदरीज बढ़ता जा रहा है। और आवाम के लिए तो सबसे बड़ी इस इलेक्शन में डिमांड ही है कि सस्ता करो। आज भी देखें कहाँ सस्ता होगी, जब 13 रुपए फ्यूल के भाव बढ़ेंगे तो ये और एक इन्फ्लेशन का लेकर आएगा। और अभी आगे खड़ा है रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में तो इतनी इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई हो जाती है
कि ना रखने वाला रोजे वो भी रोजे रखने लगता है। सही। और फिर जफर साहब, जिस तरह ये पेट्रोल प्राइस के आप बढ़ने की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर निगरान हुकूमत का तो कोई ऐसा अवामी मैंडेट होता नहीं कि वो अवाम के जज्बात को या उनकी मुश्किलात को वो समझते हुए फैसले करें। अगर कोई मुंतखब हुकूमत होती तो शायद वो सोचती कि इलेक्शन से पहले आपको पेट्रोल प्राइसेस में कमी करनी है। अब ये महंगाई बढ़ेगी तो ये इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर आएगा, लोगों के कारोबार ज़ाहिर मुतासर होंगे। तो ये इसका मतलब कि आगे आने वाले दिनों में भी आप सूरत हाल कोई ख़ास अच्छी नहीं देख रहे हैं? भाई यही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी तो आप रमजान में तो देखना यहाँ तबाही हो जाएगी। ये जो मेरे को तो इस दफा मुर्गी 1000 रुपए पर किलो भी नजर आ रही है रमजान में, और आप अंडे अभी 400 रुपए के ऊपर हो गए हैं। कंज्यूमर आइटम्स लोगों को खाने के मुश्किलात हो रहे हैं। अच्छा, पहले परसेंटेज ऑफ जो थी ना सैलरीज की और इनकम की, उसकी परसेंटेज 10% होती थी फूड ग्रोसरी लेने की पर हाउस की तो खर्चा, अब वो 30-35% पर पहुंच गया है। तो वो आप देखो तो उनकी, अब मैंने तो कहीं दूर दूर से ना अमीर आदमी के यहाँ से ना गरीब के सेविंग इन्होंने की है। हाँ, कुछ एरियाज जो होते हैं अपना अचानक उसको विंडफॉल प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, जैसे अभी एग्रीकल्चर वालों को लगा है जो महंगी सब्जी बेच रहे हैं उनको, या फिर कोई आपने अचानक डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया, पाकिस्तानी रुपये इतना वीक हो गया, तो आपके स्टोर में जो पड़ा है गोदामों में चीजें वो डबल हो गई। तो इस तरह के प्रॉफिट मिले हैं, यानी चेदी टेढ़ा क्या बोलते हैं, तो टुकड़ों टुकड़ों में। सही। और जबर साहब, ये जो अभी हम इंटरेस्ट रेट की जो बात कर रहे थे, अब ये कम क्यों नहीं हो सका है, जब आप लोगों का भी बड़ा प्रेशर था और ये वक्त की ज़रूरत भी थी, और अगर ये होता तो इसके फिर फ़वाइद भी मार्केट को मिलते, कारोबारी तबके को मिलते, तो फिर ये बरकरार रखने की आपकी कोई वजह समझ आती है क्यों हुकूमत ने इस मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आती है। मुझे ये भी पता है कि भाई ये जो है आप पूछो ही नहीं कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कब आ रही है। आप सीधा IMF के वेबसाइट पर जाओ और उस पर देखो कि वो क्या फील कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, उधर से सब आपको आंसर मिल जाएंगे। अच्छा, तो फिर लेकिन IMF के जब प्रोग्राम में हम जाते हैं तो उसके बाद तो हम देखते हैं कि मार्केट बेहतर परफॉर्म करती है। अभी पिछली किस्त आई तो उसके हम बेहतर इफेक्ट्स उम्मीद कर रहे थे कि वो मार्केट पर आएंगे। जब भी IMF की कोई किस्त आती है, कोई डॉलर्स मिलते हैं, तो मार्केट में तो स्टेबिलिटी आती है। वही इसलिए ना कि IMF ने एक हम पर एहसान किया ना कि उस टाइम तो बैंक्रप्सी की बात हो गई थी ना, तो जब बैंक्रप्सी रुकी है, थोड़ी सांस में सांस आया, तो लोगों को समझ आया कि भाई अगर बैंक्रप्सी हो जाती तो क्या हाल होता। जब ये बैंक्रप्सी ना हुई है और ये हाल है हमारा, तो हो जाती तो क्या हाल हो। तो ये IMF का एक एहसान है कि पाकिस्तान को बैंक्रप्सी के लेवल पर कुछ सांस लेने की जगह दे। ठीक है, तो अब इस वक्त जो जफर साहब, ये जो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं मार्केट के जो अभी बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर पा रहे, अभी ये नई कैबिनेट, नई गवर्नमेंट आने के बाद उनकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? कुछ आपको आगे मार्केट के हालात बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? चूंकि चंद हफ्ते पहले हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि 70,000 क्रॉस कर जाएगा मार्केट का इंडेक्स, लेकिन ये 62-63,000 पे आके फंस गया है। देखिए, वो सेक्टर है ना जो बहुत बेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर या इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ पर। अभी IMF को लिखा गया कि 14 सेंट से 9 सेंट कर दें इलेक्ट्रिसिटी, तो टेक्सटाइल चल पड़ेगी। लेकिन मसला ये है कि वो अभी कैसे करेंगे। यहाँ फ्यूल की प्राइसेस दोबारा बढ़ रही हैं, आप 14 सेंट से 9 सेंट या 14 सेंट ही अगर रह जाए, ये बड़ी बात है इस वक्त। तो ऐसा हालात हो रहे हैं। तो लोगों के जो सेक्टर बहुत हैवी हैं, बैंकों से कर्जे लिए हुए हैं, या जो सेक्टर के रॉ मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी और गैस है, वो तो हर वक्त परेशानी में रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, CEO कैपिटल सिक्योरिटीज लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक कराएंगे तो अब हुकूमत की तरफ से ये जो नए नोट छापने का ऐलान किया गया है और डिज़ाइन इसका तब्दील किया जा रहा है, इसके पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक बार फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और माह फरवरी के आगाज़ में जहां हमने पेट्रोल की कीमत में एक बड़ा इजाफा होते देखा, वहीं उससे ज़्यादा इजाफा LPG की कीमत में उगरा की जानिब से कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है और अब इसकी जो कीमत है वो 258 रुपये हो गई है। जो घरेलू सिलेंडर है वो अब 2,552 रुपये से भी ऊपर तक पहुँच चुका है और एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि अगर वो LPG का सारिफ है और वो इसको इस्तेमाल करता है तो किस तरह से इस सिलसिले को अपने जारी रखे। अब महंगाई के
सताए शहरियों के लिए एक बुरी खबर भी आ गई है। जाहिर है कि न सिर्फ पेट्रोल बढ़ा है बल्कि एलपीजी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। तो अब ये क्या सूरत हाल रहेगी? ₹1.17 इसमें इजाफा हुआ है। यहाँ ये इस फिगर को हम करेक्ट करते फिरें कि ₹1.17 का ये इजाफा हुआ है जो कि एलपीजी की कीमत में हुआ। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि इससे ओवरऑल इसकी कॉस्ट जो है वो सिलेंडर में ज़रूर बढ़ेगी। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। इरफान खोकर साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये एलपीजी की कीमत में जो इजाफा किया गया है ये बज़ाहिर तो एक मामूली सा इजाफा है, लेकिन अब ये इसके क्या असरात आने वाले दिनों में पड़ेंगे? हम पेट्रोल की कीमत बढ़ते हुए देख रहे हैं, एलपीजी की कीमत भी महंगी होती जा रही है। नहीं, देखिए आपने बहुत छोटा इजाफा बोला, लेकिन बात यह है कि ये सरकारी कीमत पे मुल्क में किसी जगह गैस दस्तियाब नहीं है। ये ओगरा एक मजाक है जो दोबारा ओगरा ने किया है। गैस माफिया को हाथ डालने वाला कोई नहीं। आप देखें कि पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन जो हम कई सालों से लगे हुए हैं, 4 साल गुजर के लोकल प्रोडक्शन कुछ डेली की 500 मीट्रिक टन का प्लांट जामशेद ज्वाइंट वेंचर बंद पड़ा हुआ है। अब हम इम्पोर्ट पे बेच करते हैं। अब लोकल गैस जो यहाँ पे जब जेजेबी आया था 25 रुपए किलो गैस आम पाकिस्तान के हर शहर में मिलती थी और आज 425 रुपए पे पहुंची पड़ी। कोई सुनने वाला नहीं। सब नजरें इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी। कल बहुत बड़ा केस का फैसला इंशाल्लाह होने वाला। अगर अवाम की फेवर फैसला हुआ तो इंशाल्लाह ये गैस माफी कमर टूट जाएगी जी। अच्छा, लेकिन अब ये बताएं इरफान साहब कि ये फैसला ज़ाहिर है उम्मीद है कि आवाम के हक में हो, लेकिन अगर आवाम के हक में फैसला नहीं आता तो फिर ये सूरत हाल इसी तरह से चलती रहेगी? ओगरा का, हुकूमत का, जब दिल चाहेगा गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा? बिल्कुल जी। अब एसएजीसी के बस में आएंगे लूट मार का बाजार। उन्होंने देखे एफआईए की तरफ भी नजरें हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा केस चल रहा है। उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग की, ओगरा ने इसके ऊपर हियरिंग की बकायदा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर काफी बात आगे चली, लेकिन वो इंक्वायरी बंद कर दी गई। बहुत ताकतवर लोग हैं वो। इस पे ना तो ओगरा ने कोई एक्शन लिया, आज तक किसी ब्लैक मार्केटिंग करने वाला लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। इवन एफआईए कराची इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है कई महीनों से, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे मुल्क भर में सरकारी कीमत पे किसी गैस दस्तियाब नहीं है। पूरी सप्लाई चेन को देखना पड़ेगा कि इम्पोर्ट कहाँ से आ रही, कितनी सप्लाई चेन प्लांट तक कैसे जाती है। उसके बाद जो एलपीजी दुकानदार बेचारा वो कितनी ब्लैक कर सकता है? आप देखेंगे अगर 70 रुपए केजी की ब्लैक होती है, 60 रुपए केजी की, वो उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी बड़ी ब्लैक कर सके। देखिए ये 3 माह में अरबों रुपए लूटे और बताएं किसी एक मार्केटिंग कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हुआ। आज अब 1.5 लाख टन इम्पोर्ट आती है। किसी ने पूछा किसी को इम्पोर्ट आती है? लोकल प्रोडक्शन नहीं है। लोकल प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए। हम एलपीजी पॉलिसी को बार बार रिव्यू कर लेते हैं। एलपीजी पॉलिसी 2024 आ रही, इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, लेकिन जामशेद ज्वाइंट पे जिसमें 500 टन की डेली प्रोडक्शन वो बंद पड़ा हुआ है। तो इरफान साहब ये लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगी कैसे, जरा इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन पहले बताइए कि ये एक्चुअल कीमत इसकी होनी क्या चाहिए आपकी नज़र में? क्या अभी ये 258 रुपए जो कीमत है इस पर गैर ज़रूरी मुनाफा कमाया जा रहा है, कुछ टैक्सेस लगाए हुए हैं, ये इतनी ज़्यादा क्यों है? देखिए ये गरीब गैस थी, उसको हम हमेशा कहते हैं ये एलपीजी की गरीब गैस है। ये गरीब के नाम से हमने जोड़ा हुआ था, लेकिन अब सोने का बहुत बिकती। जब मैंने पहले किया कि जब जामशेद ज्वाइंट में आया था, ये दूर की बात नहीं है। आप देखें कि गैस की कीमत सिर्फ 25 रुपए केजी थी मुल्क भर में। उसके बाद अब 2 साल पहले पीछे चले जाए, 2-3 साल पहले पीछे चले जाए, 100, 102, 150 के करीब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खोकर साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान एलपीजी एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारे भी एक्टिव हो चुके हैं। एफबीआर की जानिब से बड़े ज़बरदस्त इक़दाम उठाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ने भी नए करेंसी नोट लाने का फैसला कर लिया। अब जो एफबीआर की जानिब से इस वक्त एक मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है वो है कराची के खासतौर पर और पूरे मुल्क के उन ताजिरों के लिए जो कि अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं है, और वो रिटेलर्स जिनको टैक्स नेट में शामिल होने के लिए मुख्तलिफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स दरपेश होती हैं, तो उन मसाइल के हल के लिए अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त और आसान सी ऐप लाई जा रही है। अब इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ जो चीन की जानिब से पाकिस्तान के $2 अरब से कर्ज को रोल ओवर किया गया, जिसकी मुद्दत 23 मार्च को ख़त्म हो रही थी, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को कितनी मदद मिल सकेगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे। नुमान अब्दुल मजीद साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान साहब, सबसे पहले तो ये एफबीआर जो एक ऐप ला रही है, ये सुना है कि बड़ी आसान सी ये ऐप है जिसके ज़रिए तमाम वो ताजिर जो कि इस वक्त टैक्स नेट का हिस्सा नहीं है वो भी फिर इस ऐप के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकेंगे। तो पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है कितनी हद तक बढ़ सकती है, कितना इससे फ़ायदा होगा पाकिस्तान की इकॉनमी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो काफ़ी अर्से से बातचीत हो रही है कि हमारे पास जो लोग
ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं। सिर्फ उन पर मज़ीद टैक्स लगाने के बजाय हमने नए लोगों को टैक्सेशन नेट के अंदर लेके आना होगा। उसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशो है, जो कि एक बुनियादी इंडिकेटर माना जाता है, वो दुनिया में कम तरीन 8-9% के आसपास है। इसको कम से कम 15% तक ले जाने की ज़रूरत है। और आज के ज़माने में डिजिटल इकॉनमी के दौर में बगैर ऐप लाने के, बगैर डिजिटलाइजेशन के ये टारगेट अचीव नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एक आसान ऐप है और जो पूरा पेमेंट सिस्टम है उसको इससे लिंक कर दिया जाता है। और देखिए ये जो ऐप लाई जा रही है, इसको आपने दूसरी बात कही, स्टेट बैंक जो करेंसी नोट लेके आ रहा है उससे भी लिंक करें कि जब करेंसी की ट्रांजैक्शंस फॉर्मल सेक्टर के अंदर होंगी, डिजिटल पेमेंट्स का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली FBR को भी टैक्स कलेक्शन में मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम 3-4 अवामिल को अगर मद्देनज़र कंबाइंड देखें, मिलाकर देखें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने में, टैक्स रेट्स को कम करने में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मसला ये क्या रहा है कि पाकिस्तान के कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल टैक्स रेट हमेशा से बहुत ज़्यादा रहे। वो ज़्यादा इसलिए रहे हैं कि थोड़े से लोग टैक्स देते हैं, ज़्यादातर लोग टैक्स नहीं देते। तो जब टैक्स रेट में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली जो आम आदमी है या जो एवरेज बिजनेस है उसके टैक्स के इंसिडेंस के अंदर भी कमी आएगी और इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी खुलेंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान की जो रीजनल कंट्रीज़ हैं, हमारी जो भी रीजनल कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान का टैक्सेशन का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है। तो बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम उस रेट को नीचे लेके आएँ। वो उसी सूरत में मुमकिन होगा कि जब हम टैक्सेशन नेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अंदर लेके आए। लेकिन नुमान साहब, कैसे एक ऐप मुतारिफ करवा देना इस मसले का हल है? लोगों को पाबंद कैसे किया जाएगा कि वो अपने आप को इसमें रजिस्टर करवाएं? ऐप तो आ गई, लेकिन ये तो क्या ये लोगों की अपनी स्वाबदीद पे होगा, अपनी मर्जी पे होगा कि वो इस ऐप के जरिए खुद को रजिस्टर करवाएं या नहीं करवाएं? देखिए कोई भी कानून हो बगैर इन्फोर्समेंट को तो उसका कोई मसले का हल ही नहीं निकल सकता ना। लेकिन जो ऐप वाली बात हमने कही है, इसके लिए जो बुनियादी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिजिटाइजेशन ऑफ इकॉनमी। जो स्टेट बैंक अभी नए नोट लेके आ रहा है उसके से रास्ता खुलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर के अंदर। देखिए मसला क्या है, हमने कैश इकॉनमी को जब हम क्रैश करेंगे, कैश इकॉनमी को जब हम ख़त्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग फॉर्मल सेक्टर के अंदर आएंगे। पेमेंट्स जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी, वो डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू होंगी, वो जो है आपकी क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स के थ्रू होंगी। ये जब दोनों चीज़ें एक साथ होंगी ना, एक तरफ डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी और दूसरी तरफ जो है आपका जो FBR लेके आ रहा है, तब काम होगा। लेकिन मैं अगेन सऊदी अरेबिया की मिसाल दूंगा इसके ऊपर कि जो विजन 2030 सऊदी अरेबिया का, उसके तहत उन्होंने ये फैसला किया है कि सन 2030 में 80% ऑफ द इकॉनमी, 80% इकॉनमी है वो कैशलेस होगी। यानी जो भी ट्रांजैक्शन होती है 80%। तो हमें भी इस किस्म का कोई कानून लेके आना होगा कि पाकिस्तान में 80 to 90% जो है जो ट्रांजैक्शन हो वो कैशलेस हो। ऑटोमेटिकली आपकी टैक्स कलेक्शन में इजाफा हो जाएगा। ठीक है। अब नुमान साहब, ये तो वो इकदाम हैं जो सारे मुल्क के अंदर किए जा रहे हैं, लेकिन अब जो बैरूनी कर्जे हैं, इस वक्त चीन ने अपना एक कर्जा रोल ओवर कर दिया है। $2 अरब पाकिस्तान को 23 मार्च तक वापस करने थे। इस तरह से कब तक पाकिस्तान रोल ओवर्स पर चलता रहेगा? ये ज़ाहिर ये कर्जे वापस भी करने हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी कब तक इतनी स्टेबल हो जाएगी कि जो अगले 6-8 माह की या 1 साल की जो पेमेंट्स हैं इनको हम फिर रोल ओवर ना करवाएं बल्कि हम इनको अदा करना शुरू करें? देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने। बात ये है कि हम आपके प्रोग्राम में पहले ही बात कर चुके हैं इसके ऊपर कि सबसे पहले पाकिस्तान ने अपना एक 5 साल का इकनॉमिक प्लान बनाना होगा। अलमिया ये रहा है कि पिछले 15-20 सालों के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कोई 5 ईयर इकनॉमिक प्लान रहा ही नहीं। जब हम 3 to 5 ईयर का इकनॉमिक प्लान बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके अहदाफ मुकर्रर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चाहे IMF हो चाहे चाइनीज़ हो, हमें बार बार उनसे लोन को रोल ओवर नहीं करवाना पड़ेगा। देखिए हमारे यहाँ एक मसला ये हुआ है कि IMF से निजात पाना एक पॉलिटिकल स्लोगन बन गया है। IMF से निजात एक पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये एक मरबूत इकनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा है। जिन जिन लोगों ने IMF से या मल्टीलेटरल कर्जों से जान छुड़ाई है, उन्होंने अपना 5 या 10 साल का एक मरबूत इकनॉमिक प्लान बनाया, उसके अहदाफ मुकर्रर किए, उसको इम्प्लीमेंट किया। अगर पाकिस्तान भी आज की तारीख में अगला 3 से 5 साल का इकनॉमिक प्लान बना ले, उसकी जो डेडलाइंस है, उसके KPIs हैं, इंडिकेटर्स हैं, उसको फॉलो करे, ऑटोमेटिकली हम 3 से 5 साल के अंदर जो है हम निकल जाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे इकदाम हैं। हमें सबसे पहले अपने करंट अकाउंट को कंट्रोल करना होगा, अपने डिजिटल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, टूरिज्म को बढ़ाना होगा, FDI को बढ़ाना होगा। हम इस सब टॉपिक पर अलग अलग तफसील से बात कर सकते हैं, लेकिन एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी जब होगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म होगा तो फिर हम निकल सकेंगे। सिर्फ अगर हमारे पास IMF से निजात पाना सियासी नारेबाजी के हद तक होगा तो हम अगले 50 साल तक भी नहीं निकल सकते। लेकिन नुमान साहब, ये अगर हम IMF से निकलने की बात करते हैं तो फिर उसके बगैर जो दूसरे जो बायलैटरल्स हमारे टर्म्स होते हैं फिर वो भी मुतासर हो जाते हैं। फिर जो कर्जे दिए हुए होते हैं, क्या फिर वो इतनी आराम से रोल ओवर हो सकते हैं? या अगर नया कोई कर्जा किसी मुल्क से लेना है और आप IMF के प्रोग्राम में नहीं है तो फिर कोई मुल्क आप पर उस तरह से ट्रस्ट करेगा जिस तरह IMF के प्रोग्राम में रहते हुए करता है? देखिए बायलैटरल और मल्टीलेटरल जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं।
IMF एक ग्लोबल सेंट्रल बैंक की तरह है। तो जब भी बायलेटरल कंट्रीज आपको कर्जा देती हैं वो देखती हैं कि क्या IMF आपको ओके की चिट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमने चाहे बायलेटरल चीज़ें हों, चाहे चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, या किसी भी कंट्रीज से हम जो है बायलेटरल इमदाद ले रहे हों, या फिर हम IMF के साथ काम कर रहे हों, ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं और इसका ताल्लुक और इसका तयन इस बात पर होता है कि क्या कंट्री फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर है या फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर नहीं है। अगर हम ग्लोबल कम्युनिटी को प्रोवाइड करते हैं, ये एश्योरेंस देते हैं कि पाकिस्तान ने जो भी ग्लोबल कम्युनिटी से टर्म्स एंड कंडीशन एग्री किए हैं, देखिए इस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट या पिछले 8-10 महीनों में पाकिस्तान का मेन फोकस क्या था? मेन फोकस ये था कि ग्लोबल कम्युनिटी को एश्योरेंस दी जाए कि पाकिस्तान ने जो भी कमिटमेंट्स किए हैं IMF से या बाकी इदारों से, हम उस कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। सही या गलत, इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट है, आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट है, एक अलग डिस्कशन है। लेकिन बात यह है कि अगर आपने एज ए मुल्क, बहैसियत मुल्क के, आपने जो भी इंटरनेशनल इदारों से कमिटमेंट कर ली, आपने उस कमिटमेंट को पूरा करना है। हाँ, आप यकीनन आपके पास 2 या 3 या 5 साल का एक मोहलत मौजूद है, उसमें अपने मामला को ठीक करें, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और आप इससे निकल जाएं। कोई आपको फोर्स तो नहीं कर रहा ना कि चाइना के पास जाकर रोल ओवर कराएं या IMF से आप पैसा मांगने जाएं। अगर हमारा हाउसिंग ऑर्डर होगा, हमारे मामला ठीक होंगे, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगेन ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। इसके लिए हमें 3 से 5 साल की मजबूत हिकमत अमली, सियासी इस्तेकाम और इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत होगी, तब ये चीज़ हम अचीव कर सकेंगे। और नुमान साहब, जिस मजबूत हिकमत अमली की आप बात कर रहे हैं, क्या ये उसकी जानिब SIFC को हम पहला कदम कह सकते हैं? क्या ये नुक्ता आगाज़ है? जिस तरह अभी अमेरिकन इन्वेस्टर्स को और दीगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट की दावत दी जा रही है, उन्हें यकीन दहानियाँ भी करवाई जा रही हैं कि अब पाकिस्तान ज़ाहिर इकॉनमी के मामले में और सरमाकारी के हवाले से एक बेहतर मुल्क है, आगे बढ़ रहा है। तो SIFC इसमें एक गेम चेंजर के तौर पर सामने आ सकता है अगले 2 से 3 साल में? देखें, SIFC जो बुनियादी तौर पर बनी थी ना, ये इसीलिए बनी थी, जैसे कि हमने अगेन आपके पहले प्रोग्राम में बात की थी हमने, कि पाकिस्तान की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बड़े अरसे से बहुत ही लो लेवल के ऊपर है। तमाम खित्ते के ममालिक में पाकिस्तान की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ना होने के बराबर है। तो इसीलिए एक पैरेलल इदारा SIFC बनाया गया ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी लेके जाई जा सके। अगर तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन होने के बाद भी SIFC उसी तरीके से अपना काम कर सकती है, करती रहे और इन्वेस्टमेंट के फ्रेमवर्क को ठीक करती रहे, और साथ ही साथ जैसा कि हमने डिजिटल पेमेंट्स की बात की, जिससे हमने बात की कि हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन किया जाए, ये तमाम चीज़ों को अगर बैक वक्त किया जाएगा तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अगर 3 सालों में डबल से ट्रिपल की जा सकती है, बिल्कुल प्रैक्टिकली स्पीकिंग की जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नुमान अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि ऐसा और इस वक्त जो दीगर इक़दाम मईशत की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसी तरह से अगर ये मामला चलता रहा तो पाकिस्तान की इकॉनमी अगले 2 से 3 साल में एक मजबूत हिकमत अमली के तहत जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है उससे भी निकल आएगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि डॉलर जो कि इस वक्त भी 280 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, और नई हुकूमत अगर आती है तो क्या नई हुकूमत इसकी वैल्यू को कम करने में अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ की बदौलत कामयाब हो जाएगी, या फिर ये डॉलर अभी हम आगे बढ़ते हुए मजीद देखेंगे? इसी पर हम बात करते हैं। जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जफर साहब, ये सबसे पहले तो फरमाइएगा डॉलर की जो इस वक्त एक्चुअल वैल्यू है वो इस वक्त क्या है, और ये जो 280 रुपये पर ट्रेड कर रहा है ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा नई हुकूमत के आने के बाद भी, या इसमें कोई कमी बेशी आप देख रहे हैं? जफर पराचा साहब को आवाज़ आ रही है? जफर पराचा साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं और फिर उनसे आखिर हमने देखा निगरान हुकूमत जब आई तो डॉलर जो कि 300 से ऊपर चला गया था, उसके बाद ऐसे इक़दाम उठाए गए, स्मगलिंग को रोका गया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म किया गया, जिसके बाद हमने डॉलर की कीमत को नीचे आते देखा, लेकिन अभी ये 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी 279 रुपये डॉलर की जो वैल्यू है। कुछ मुआशी तज्ज़ियाकार ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि डॉलर को 250-260 रुपये पर होना चाहिए, और अगर ये इतना नीचे आता है तो पाकिस्तान के बहुत से मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। जफर पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, ये बताइएगा कि डॉलर की जो इस वक्त एक्चुअल वैल्यू आपकी नज़र में, आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक क्या है, और जब नई हुकूमत आ जाएगी तो उसके बाद इसमें थोड़ा इजाफा देखना आप इसकी वैल्यू में, या फिर इसमें मजीद कमी आ सकती है? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जी, बात यह है जो इस वक्त इसकी मौजूदा कीमत है डॉलर की, तो हम ये समझते हैं कि डॉलर का रेट ओवर वैल्यू है, ये 260 और 270 की बैंड में होना चाहिए, और जिस तरह ये ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, जो हमारे करंट फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं उसके मुताबिक 1 से 1.5 माह के अंदर इसको 270 पे आ जाना चाहिए। हाँ, ये दीगर बात है कि हुकूमत एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए डॉलर को कोशिश करती है कि ज़्यादा नीचे ना आए, और जो दूसरी बात रही कि जो नई सियासी हुकूमत है आने वाली, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको भी इन्हीं पॉलिसीज़ को लेके आगे चलना पड़ेगा।
खास तौर पे जो आर्मी चीफ और उनकी टीम लेके जा रहे हैं SIFC और दीगर, तो उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर वो इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर डॉलर का रेट ऊपर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जो पिछली हुकूमतें करती रही हैं कि कर्ज ले लेके और बोझ हम पे बढ़ता रहा है और मुल्क का माशी निज़ाम चलाते रहे हैं, लेकिन वो अपने खर्चे नहीं कम करते रहे। खास तौर पे जो हमारी इलीट क्लास को जो सब्सिडीज दी जाती हैं वो तकरीबन 18 बिलियन डॉलर की हैं। तो बजाय कर्ज लेके मुल्क चलाने के तो बेहतर ये है कि हम अपनी चादर के अंदर रहते हुए काम चलाएं और खर्चों को अपने कम करें, क्योंकि पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं वो मैंने देखता हूँ बहुत बेहतरीन है। सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। सही। और जबरदस्त अभी रोजाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कोई कभी 2-2.5 रुपए या 1 रुपए की कमी हो जाती है, कभी वो बढ़ जाता है। अभी भी हमने देखा कि अभी रिसेंटली आज ही 2 रुपए कुछ पैसे की इसमें कमी हुई है। लेकिन ये अब जब तक ये 270 से नीचे नहीं आता तो फिर महंगाई की शरह भी नीचे आना मुमकिन नहीं है। अभी हम देख रहे हैं IMF पाकिस्तान की रेटिंग्स को बेहतर दिखा रहा है, लेकिन महंगाई की शरह वो 18.5% आने वाली हुकूमत के बाद वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इतनी होगी। तो इसका मतलब फिर महंगाई भी बढ़ती रहेगी अगर ये डॉलर कंट्रोल में नहीं आया तो। जी देखिए, अगर डॉलर नीचे नहीं आता तो आपकी महंगाई कम नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज का बेस डॉलर के ऊपर है। डॉलर क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड कंट्री बदकिस्मती से बन गए हैं, वो कि हमारे पास हर चीज की खुद कफालत है। तो हम इंपोर्ट जब करते हैं पेट्रोल सबसे पहले तो वो महंगा होता है, तो हर चीज महंगी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया जफर बराचर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।